प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सह छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का अति संभावित मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यह मॉडल पेपर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भौतिक विज्ञान का है प्रश्न। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरते हुए 500 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का भार क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 980 डाइन, 0 डाइन, 500 डाइन या 540 डाइन। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद आंसर को कमेंट कीजिएगा। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरते हुए 500 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का भार क्या होगा। तो इसका बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 0 डाइन। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड जो होता है उसका द्रव्यमान 0 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 500 ग्राम ये जो दिया गया है ये सिर्फ भ्रम के लिए दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पिंड चाहे जितना किलोग्राम का वजन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उसका पिंड का भार 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी कण का वेग उसके पूर्व मान की तुलना में 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला तो आप सभी को पता है, क्या होता है 1/2 mv²। क्या होता है mv²। तो अगर हम क्या कह रहा है कि उसका वेग जो है 3 गुना कर दिया जाए, तो वेग यहाँ पर v है और v को अगर हम 3 गुना कर देंगे तो v का स्क्वायर होना है ना आगे। अगर हम मान रखेंगे तो v का स्क्वायर होगा, और v का स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर होगा। तो 3 का अगर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 गुना यहाँ पर जो है वेग बढ़ जाएगा। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या है 9 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को विराम से चंद्रमा की सतह पर और पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब गिरने दिया जाए, तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। दोनों मामलों में बराबर है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक होगा या चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा, चंद्रमा पर 0 होगा। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पिंड को विराम अवस्था में छोड़ना है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर छोड़ेंगे और फिर पृथ्वी की सतह पर छोड़ेंगे। तो 1 सेकंड में कहाँ पर दूरी ज़्यादा तय करेगा, तो पृथ्वी पर जो है चंद्रमा की तुलना में ज़्यादा दूरी तय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से अधिक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 2 पिंड तापीय संतुलन में हैं, उनके बराबर होंगे तापीय क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान या तापमान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, तापमान बराबर होंगे। परम शून्य तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। परम शून्य तापमान कितना है बताओ, 0, -459.67, 273.15 या फिर -273.15। तो परम शून्य ताप जो होता है वो भी डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये परम शून्य ताप होता है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में देगा तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, कौन से तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 0 सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, कार्क, ग्रेफाइट, लकड़ी या वायु। तो ऊष्मा का सुचालक की बात करता है तो ग्रेफाइट है। हालांकि ग्रेफाइट एक जो है अधातु है, फिर भी ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में आपतन कोण 30 अंश है, तो विचलन कोण का मान यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपको विचलन अगर ज्ञात करना है तो 180 में से घटा दीजिए 2i। आई क्या है, आपतन कोण है,
तो ये होता है 180 माइनस 2i। सूत्र ये होता है विचलन कोण का। तो यहाँ पर जो है 180 होगा, 180 से 2i घटा देंगे, मतलब ये 180 माइनस 2i का मतलब i का मान यहाँ पर 30 दिया गया है, तो 30 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 दूनी 60। तो 180 से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा? 120 बचेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या न्यूटन? तो विद्युत वाहक बल की इकाई है बच्चों वोल्ट, ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है, दो प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम समांतर संयोजन में जुड़े हुए हैं, तब समतुल्य प्रतिरोध X का मान क्या होगा? X 10 ओम से ज़्यादा है, छोटा है, या फिर X का मान बड़ा है 10 ओम से, या X का मान बड़ा है 15 ओम से, या फिर X का मान 10.5 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, समांतर क्रम में है तो हम कह सकते हैं कि 1/x बराबर हो जाएगा 1/10 और प्लस 1/15। ये जो समांतर क्रम में होता तो ऐसे ही जोड़ते हैं 1 करके, ठीक। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो ये हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 तिया 30 और 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 दूना 30 और 2 एकम 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 बटा कितना हो जाएगा? 30। तो 5/30 को काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो हो जाएगा 1/6। तो इसका मतलब है 1/x बराबर 1/6 आया, 1/x बराबर 1/6 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब है x बराबर कितना है? 6 है। तो x बराबर 6 है, तो x का मान जो है वो छोटा है 10 से, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, x का मान 10 ओम से कम आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गामा किरण उच्च वाली होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो गामा जो किरणें होती हैं उच्च विद्युत चुंबकीय तरंग वाली तरंगें होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, 8O18 परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो यहाँ पर देखो कितना है, 8O18 लिखा है, तो 8O18 जो इस प्रकार से ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है जो नीचे संख्या लिखी होती है ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर जो संख्या होती है ये परमाणु भार होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें कहता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें देखो, न्यूट्रॉन होता है बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या कितने बराबर होती है? परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का अंतर के बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या, ये सूत्र होता है। तो 18 से 8 को घटा दीजिए तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी? 10। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु की जो परमाणु क्रमांक संख्या दी होती है उसके बराबर होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 के बराबर होंगे, 8 परमाणु क्रमांक है तो 8 जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। आप कह रहा है कि दोनों का अंतर बताओ, बीच का अंतर कितना होगा। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 10 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 8 हैं। तो 10 से 8 घटा दो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 12 का जो है पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसकी कोटिंग की जाती है? एल्युमिनियम, जिंक, Ag यानी सिल्वर और निकिल। तो जिंक की जो है परत चढ़ाई जाती है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र CHCl3, इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर है, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। 16 नंबर प्रश्न है, कार्बनिक गैस यानी ऑर्गेनिक गैस का उदाहरण कौन सा है? Cl2, CH2, O2 या फिर CH2।
तो ये CH2 है जो ऑर्गेनिक गैस कहलाती है। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए तनु HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकती? तो ये है बच्चों कॉपर। ठीक, कॉपर आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? यूरेनियम का, प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का या ट्रेटियम का? तो सबसे हल्का परमाणु होता है प्रोटियम का। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है? भूरा, सफ़ेद, नीला या पीला? तो सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? जेल, एरोसोल, पायसन या रवा? तो पायसन का प्रयोग करते हैं, पायस का प्रयोग किया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जैसे दूध जो होता है वो पानी में घुला होता है, तो दूध भी आपका द्रव है, पानी भी आपका द्रव है, तो दूध और पानी का जो मिश्रण होगा वो पायस कहलाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? पायसन। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? प्रतिक्रिया की दर को धीमा कौन करता है? समांगी उत्प्रेरक, असमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक प्रवर्तन या नकारात्मक उत्प्रेरक? तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नकारात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं वो ऐसा करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिल का उदाहरण है? नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कोलाइड का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर कोलाइड की बात करता है, तो कोलाइड का उदाहरण नहीं है सल्फर का घोल, सोडियम क्लोराइड का घोल, स्वर्ण का घोल या इनमें से कोई नहीं। तो लियोफोबिक कोलाइड आपका सोडियम क्लोराइड का घोल नहीं होता। ठीक, सेकेंड ऑप्शन सही है। जीव विज्ञान के प्रश्न है, बीज का विकास होता है, बीज का विकास किससे होगा? बीजांड से, अंडाशय से, वर्तिकाग्र से या फिर वर्तिका से? तो बीज का विकास होता है बीजांड से और फल का विकास होता है अंडाशय से। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बालों और नाखूनों में विद्यमान केराटिन एक प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या विटामिन? तो ये बच्चों प्रोटीन होता है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यानों में हवा को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? कवक, विषाणु, अमीबा या शैवाल? तो शैवाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विद्यमान कोशिका अंग कौन सा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में विद्यमान कोशिका अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या फिर लवक? तो इसका तीसरा सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। 27 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन्स का अल्पस्राव एक वयस्क मानव के अवरुद्ध विकास का कारण हो सकता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल का उदाहरण है गेहूं, मक्का, चना या सरसों? तो खरीफ की फसल का जो उदाहरण है वो मक्का है। मक्का और धान जो है खरीफ की फसलें होती हैं, बाकी इसमें गेहूं, चना, सरसों ये सब रबी की फसलें दी गई हैं। 29 नंबर प्रश्न है, एक विषाणु में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो विषाणु में कोशिका नहीं होती है। आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा, कोशिका जो है, पूर्ण कोशिका जो है विषाणु में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? मलेरिया, फाइलेरिया, प्लेग या डेंगू? तो डेंगू आपका एडीज मच्छर से फैलता है, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है और प्लेग आपका जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मृत पौधे
के ऊतक का नाम क्या है? मृत पौधे के ऊतक का नाम। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पत्तियों के बजाय कंटक होते हैं अर्थात कांटे होते हैं? नारियल, आम, बरगद या फिर ओपनसिया। तो नारियल, आम, बरगद आपने देखा होगा, इन सभी में कांटा नहीं होते हैं, कंटक नहीं होते। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ओपनसिया आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनने में सहायता करने वाले जीवाणु का नाम है? खमीर, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस या फिर मोनोकोकस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लैक्टोबैसिलस। 34 नंबर प्रश्न है, चमड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा रहा है? टैनिन, रेजिन, मार्फिन या कैफीन। तो चमड़ा उद्योग में टैनिन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किस पौधे की जड़ें हवा से ऑक्सीजन अवशोषित कर सकती हैं? आम, सुंदरी, नारियल या गाजर। तो सुंदरी के जो पेड़ हैं उनकी जो जड़ें होते हैं वो हवा में ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकती हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके रहे 35 प्रश्न। इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही इसके बाद सामाजिक विज्ञान क्लास है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।